नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कौन राजनीतिक दल किस तरह की लड़ाई लड़ रहा है और किस राजनीतिक दल के क्या दावे हैं, क्या जमीनी हकीकत है। उत्तर प्रदेश में अब एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है कि जो सारे राजनीतिक दल हैं वो खुलकर चुनाव की जो तैयारी है उसके लिए सड़क पर आ गए हैं, जनता के बीच में आ रहे हैं और अपने हर जो प्रयास हैं, जो उनके दांव हैं उनको लेकर लोगों के सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसी कड़ी में अपना जो दांव चला था, वो पहले रथ यात्रा का दांव था, फिर ब्राह्मण सम्मेलन का दांव था और अब शायद रथ यात्रा का जो सिलसिला है वो एक कड़ी के बाद आगे नहीं बढ़ पाया और उसके बाद जो मुलायम सिंह का बहुत पुराना दांव था उत्तर प्रदेश में, साइकिल चलाकर सत्ता में वापस आने की जो उनकी कोशिश थी, उसी को दोहराने का काम अखिलेश यादव ने किया है। जनेश्वर मिश्र की को याद करते हुए कल उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। लखनऊ में उन्होंने साइकिल भी चलाई और साइकिल चलाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वो अब अगले चुनाव के लिए पूरी तरह से सत्ता में समाजवादी पार्टी को वापस लाने की कोशिशें शुरू कर दें, उसके लिए मैदान में कूद पड़े। समाजवादी पार्टी ने कल का जो उनका कार्यक्रम था उसमें काफ़ी भीड़ भी दिखाई दी थी। हालांकि उसमें लखनऊ के बाहर के लोगों को भी बुलाया गया था, लेकिन जिस तरह से जो दो तीन चीज़ें उसमें सामने आई, उसमें एक बात तो ये बिल्कुल साफ आई कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में जो अगले जो विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोई कोशिश करने में कोई अपनी तरफ से चूक नहीं करेगी, क्योंकि अखिलेश यादव के जो पोस्टर थे उनमें कई जगह परशुराम की तस्वीर दिखाई दी गई थी और अखिलेश यादव ने अपने जो संबोधन है उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी तो जो है वो ब्राह्मणों का अपमान कर रही है और जिस तरह से जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी मुद्दा उठा था और ब्राह्मणों के साथ बहुत अलग तरह का व्यवहार कर रही है, इसलिए ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी की तरफ आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस उनके कल के कार्यक्रम में जो सबसे ज़्यादा जिसका ध्यान, जिस चीज़ की ओर लोगों का ध्यान गया, वो था उनका दावा कि अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 400 से ज़्यादा 400 सीटें जीत कर आएगी। इस तरह की पूरी जमीनी स्थिति बन चुकी है, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनका ये दावा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी 400 सीटें पा सकती है। जमीनी स्थितियां बिल्कुल इस तरह की। इस दावे के बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या अखिलेश यादव के इस दावे में कोई किसी तरह की कोई सच्चाई है या ये दावा सिर्फ एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। ये इस बात को लेकर राजनीतिक दलों ने काफ़ी इसको लेकर अखिलेश यादव के खिलाफ, अखिलेश यादव के इस बयान के खिलाफ जवाब ये फप्तियां भी कसी। अभी बीजेपी ने तो यहाँ तक कहा कि लगता है अखिलेश यादव जो है वो किसी सपने में इस तरह की बातों की कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि जमीन की हकीकत में तो ये दिखता है कि जनता ने ये तय कर लिया है कि अब उनको वापस नहीं आने देना है। उन्होंने उनके जनेश्वर मिश्र की को याद करते हुए उनकी स्मृति में अपने साइकिल यात्रा के कार्यक्रम को ब्राह्मणों के को खुश करने की कोशिश के तौर पर जो प्रचारित किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसको लेकर भी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने आज वो बात करते हैं कि वो जनेश्वर मिश्र की नीतियों पर चल रहे हैं, लेकिन वो तो अपने पिता की नीतियों पर भी नहीं चल सके, तो ऐसे व्यक्ति से किसी बात की उम्मीद करना बहुत बेमानी है। इस तरह की भी बातें हुई। लेकिन क्या ये जो दावा है, इस दावे की क्या हकीकत है और कितने इसमें ख्वाब हैं, कितने इसमें सपने हैं, और अगर ये सपने हैं तो इन सपनों को क्या वाकई में अखिलेश यादव में ये ताकत है कि वो इसको जमीन पर ला सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। आपकी बात में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, लखनऊ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुशवाहा, जो बीजेपी की ओर से अपनी बात रखेंगे, और साथ में हमारे जो मौजूद हैं वो हैं सीबी पांडे जी, जो पूर्व न्यायाधीश भी हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के वो सलाहकार भी रहे हैं लंबे समय तक, और नैतिक पार्टी जैसे एक राजनीतिक संगठन के भी अध्यक्ष हैं और जमीनी राजनीति की बात करने की कोशिश करते हैं।
बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले पांडे जी आपसे ही करना चाहता हूँ। ये जो दावा है अखिलेश यादव का, जिस तरह से उन्होंने ये दावा किया है, 400 सीटें उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल सीटें जितनी है, लगभग उतनी ही सीटें जीतने की वो बात कर रहे हैं। क्या ये आपको किसी भी तरह से इस तरह का दावा, इसमें किसी तरह की सच्चाई, इसमें किसी तरह की उम्मीद, वास्तविकता से ये कितने नजदीक है और कितना दूर है, आपको क्या लगता है? ये तो अखिलेश यादव का खुद ही ये बड़ा विरोधात्मक बात कहा उन्होंने। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी छोटी छोटी दलों से समझौता करे। तो जो पार्टी छोटे छोटे दलों से समझौता करने के लिए अब अपनी योजना बना रही है, तो वो ये आत्मा इतना उनको विश्वास कहाँ से पैदा हो गया कि हम 400 सीट पर प्राप्त कर लेंगे। 400 सीट प्राप्त करने वाली पार्टी को ये तो कभी भी नहीं कहेगी कि हम छोटे छोटे दलों से प्राप्त कर लेंगे। दूसरा, कुछ दिन और चौंकाने वाली बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि बसपा को और कांग्रेस को, हम सब लोगों को मिलके भाजपा को हराना चाहिए। तो अब भाजपा को हराने के लिए आप तीनों मिल रहे हैं, तो अब ये 400 सीटें मैं समझता हूँ कि कहाँ से उन्होंने समाजवादी पार्टी 400 सीटें, तो खुद ही इतना विरोधाभासा और ये तो पछाना स्टेटमेंट हो गया कि एक जगह कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले तो आप ये कह रहे हैं, 15 दिन पहले आपने ये कहा, और आज एकदम से छलांग लगा के आप 400 सीटें पर पहुंच गए। तो मैं लगता हूँ कि इससे उनकी इमेच्योरिटी भी लगती है। और और जब ये बात इन्होंने ये कहा कि हम तीनों बसपा और सपा को मिलना चाहिए, तो उस समय तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो आदमी इसमें बीजेपी का एक प्राइम में अपोजिशन के रूप में उभर रहा था, बात ऐसी कह के अपने कॉन्फिडेंस को इतना शेक कैसे कर दिया लोगों ने। बड़ा तो लोगों के मन में एक बड़ा दुविधा भी हो गया अखिलेश के बाद में। तो लोग कहने लगे कि इस आदमी में आत्मविश्वास ही नहीं है। तो अब जो आत्मविश्वास जिसका इतना हो, और देखिए इनका आत्मविश्वास में है भी नहीं। पिछली बार भी जो आप शायद ही कोई ऐसी सरकार रही होगी जो पिछले बार 5 साल में जब इन्होंने 12 से लेकर 17 तक की सरकार बनाई थी, तो उसके बाद आपने चुनाव में गए तो क्या जरूरत थी कांग्रेस से समर्थन लेने की, समझौता करने की? आप अपने परफॉर्मेंस से जाते और उस परफॉर्मेंस पे आप अपने को दिखाते और जनता जैसा चाहती वैसा करती, तो आपका कम से कम आपका तो मूल्यांकन होता। उस समय भी आखिरी टाइम आते आते उन्होंने कांग्रेस करके और अपना बंटाधार कर लिया। तो वो जब ऐसे ही नेता अखिलेश यादव, जिनके अंदर मैं समझता हूँ कि इनके भले जनता चाहती हो कि इनको हम मौका दें, भले जनता ये चाहती हो कि इनको हम इस बार बीजेपी के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष के रूप में इनको हम समर्थन दें, लेकिन जब उस नेताओं में आत्मविश्वास नहीं है तो उसको कैसे लोग समर्थन देंगे? तो ये 400 कह के इन्होंने अपने उस आत्मविश्वास को और भी हल्का किया, इससे आत्मविश्वास मजबूत नहीं किया, क्योंकि उन दोनों बातों के विरोधाभास हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से अब बचकाने वाली बात नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर लॉजिकल बात हो कहते तो उसको लोगों ने विश्वास करता है, उसके आत्मविश्वास को लोग समझते हैं। जिस तरह से नेताओं के लिए आपने कहा कि वाकई में लॉजिकल बात करनी चाहिए, लॉजिकल बात करें तो लोग यकीन करते हैं, लेकिन इस तरह के जो अति आत्मविश्वास कहें या कमज़ोर आत्मविश्वास कहें, इस तरह की जो दावेदारी है, ये कहीं जनता के गले में नहीं उतरते और इससे राजनीतिक दलों का नुकसान भी होता है। समाजवादी पार्टी को भी कल के बाद बहुत लोगों के मन में एक नई तरह की शंका समाजवादी पार्टी को लेकर पैदा हुई होगी। अमित जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, बीजेपी किस नजरिए से इस बयान को देखती है? अखिलेश का अति आत्मविश्वास या कमजोर आत्मविश्वास जो भी हो, बीजेपी के आत्मविश्वास पर इसका किस तरह से असर पड़ता है आपकी नजर में? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए कामों को लेकर जनता के मध्य में जा रही है, और ये चुनावी हुआफो की स्थिति में नहीं है, चुनावी डेट या तिथि आने के आसपास की गतिविधि नहीं, बल्कि निरंतर जनता के बीच में रहकर भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से काम किया है। माननीय मोदी जी के आने के बाद से लेके एक पूरे भारतीय राजनीति में एक परिवर्तन ये आया है कि नीचे के तबके का हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, कार्यकर्ता जुड़ रहा है, और उसके धीरे धीरे संगठन का विस्तार हो रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं का सम्मान, जनता का प्रतिनिधित्व, सब कुछ इंश्योर किया है, सब समाज का प्रतिनिधित्व भी इंश्योर किया है। ये एक बड़ी एक मूल भावना है। रही बात
कल अखिलेश जी ने जो बात कही, जैसा कि अभी पांडे सर ने भी कहा कि अपरिपक्व राजनीति का एक बहुत बड़ा परिचायक है, जिस तरीके से आप बार बार स्टेटमेंट बदलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका धरातल खिसक चुका है। आप बहुत ही एक तरीके से जमीनी हकीकत से बहुत दूर जा चुके हैं। उसी के साथ साथ जनता के साथ कोई संवाद आपका नहीं है। जो आप क्या है कि जो जिस तरीके की राजनीति को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि उनका राजनीति में जो कॉन्फिडेंस था वो पूरी तरीके से खत्म होता दिख रहा है। क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष की जो नीति है, विपक्ष का जो नेता है, वो पूरी तरीके से अब्सेंट है। एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष नाम की कोई चीज है नहीं, क्योंकि विपक्ष ने खुद को अपने आप को बौना साबित कर दिया है। इस तरीके से जो 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 अपरिपक्वता वो लगातार दिखा रहे हैं। जो अभी 2014 की भी बात हम लोग कर रहे थे, बहुत अच्छी बात पंडित जी सर ने कही थी कि किस तरीके से जब कांग्रेस के साथ चले जाना अखिलेश की एक बहुत बड़ी गलती साबित भी हुई बाद में, और उसका निश्चित तौर पर हमारे कामों का प्रतिफल हमें मिला और हम एक बड़ी संख्या में हमारे सांसद जीत कर आए। उसके बाद फिर 2017 में भाजपा के साथ जाना, ये दिखाता है कि अखिलेश यादव के पास कोई नीति नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई आत्मविश्वास नहीं है। वो पिताजी के मूल विचारों से भी दूर हट चुके हैं। वो ये जैन जो मिश्रा जी हैं, इनके भी विचारों से तो खैर कोई समतुल्यता है ही नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मूल विचारों से भी पार्टी दूर चली गई है। आप महंगी महंगी साइकिलों में ये नौटंकी करने से, कार्यकर्ताओं को बाहर जिलों से बुलाकर लंबी लंबी यात्राएं कराने से, क्योस बनाने से, स्थिति क्रिएट करने से राजनीति में कोई बहुत अच्छा इसका फल नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किए गए कामों को लेकर जनता के मध्य में जाएगी। वही उसकी नीति है, वही हमारी नीति है कि हम किस तरीके से अपने विचारों को, अपने अब जो वैचारिक दर्शन है हमारा राष्ट्रवाद का, किस तरीके से हम देश को एक अखंड भारत के रूप में संजोना चाहते हैं, एकजुट करना चाहते हैं। तमाम सामाजिक जातिवाद की जो विभिन्न बेड़ियां समाज में जो बांट रखी हैं, उसको तोड़कर कैसे समाज को एकजुट करें, उस नैतिकता के साथ समाज को जोड़ने का जो हमारा संकल्प है, जो पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद में देखा था, उसको लेकर हम आगे चलने वाले हैं। इन्हीं सारे मूल विचारों के साथ हम जनता के मध्य में जाएंगे। हम विकास को, जैसा कि हमारा ध्येय है कि विकास हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी के हम दर्शन में जो हमारे मार्गदर्शन है, उसमें इसी बात को लेकर ये खड़े व्यक्ति तक हमें जाकर इस तरीके से समाज में एक बदलाव करना है। जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये तो खैर, लेकिन अगर समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाने की जो आपकी कोशिश है उसमें आप सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर जनता आपको हाथों हाथ लेगी। लेकिन शरद जी, जैसे बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि अखिलेश यादव, ऐसा लगता है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है, वो जनता से कटे हुए हैं, वो जमीनी राजनीति में बिल्कुल एक तरह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और अपने पिता की जो राजनीतिक जो समझ थी उसको भी आगे बढ़ाने के बजाय उसमें भी काफी पीछे चले गए। आपको क्या लगता है जो कल का अखिलेश यादव का प्रदर्शन था और उसके बाद जिस तरह से जो 400 सीटों का दावा था, इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं पांडे जी ने जो एक लफ्ज कहा, बहुत मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि ये बचकानी हरकत है। ये और दिखाता है कि अखिलेश यादव में सीरियसनेस अभी तक नहीं आई है। एक बार मुख्यमंत्री रह चुके, बाहर से पढ़ लिख करके भी आए थे, तो एक अच्छा है उनका इंप्रेशन था, भोला चेहरे पे भोलापन भी था। तो वो देख करके लोगों ने पिछली बार ये सोचा था कि भाई एक नया आदमी है, नया चेहरा है, समाजवादी पार्टी को एक नया रूप दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बड़ी खराब रेपुटेशन हुआ करती थी, तो इलेक्ट कर लिया। लेकिन और ये अगर सिर्फ इतना कहते कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, 2/3 बहुमत से बनाएंगे, ये भी कह सकते थे। लेकिन अब ये 403 सीट के असेंबली में आप कहें कि 400 हम ले लेंगे, मेरा ख्याल कोई भी आदमी उसको जो है बिल्कुल बचकाना काम समझेगा। कोई भी, मतलब कोई वही नहीं। और हमें मिल सकती है, क्यों मिल सकती है? क्योंकि बीजेपी की हालत खराब है। ये नहीं कह रहे कि हमारे को मिल सकती है क्योंकि हम बहुत बढ़िया चीज वादा कर रहे हैं, हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इससे दिखाता है एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल अपने ऊपर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। और फिर कुछ भी वो ये है ना कि अरे कुछ भी बोल दिया, जैसे कॉलेज के लड़के होते हैं, कुछ भी बोल दिया, वो बात अखिलेश यादव पैदा कर रहे हैं। इतनी अच्छी रैली हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है कि कल काफी भीड़ थी, चाहे जैसे भी जमा करी हो भीड़, लेकिन ये सड़क पे जिस तरह उतरे
और जो लाल और हरी टोपियां, यहाँ तक आपकी नजर पड़ रही थी सड़क पे, सिर्फ वही दिख रही थी। मैं देख गया था देखने। और तो ये बड़ी अच्छी बात थी, लग रहा था कि चलो हाँ प्रदेश में, नहीं तो लग रहा था कि डेड पड़ी है सब ऑपोजिशन, पहली बार ये मिला। और उसको उन्होंने सारा गवा दिया ये जुमला बोल करके। वैसे जुमले वाले उनको कहा जाता है लेकिन इन्होंने अभी वही जुमले वाली हरकत करी और कह दिया 400 सीटें हम ले सकते, मिल सकती है। हमें कहां से मिल सकती है? ऊपर वाला जो है बहुत प्रसन्न हो जाएगा, हमारी झोली में डाल दे। तो इसको, ये इस तरीके की हरकत करनी नहीं चाहिए। और मेरा ख्याल अब इनके पार्टी में तो अब ये भी स्थिति है कि कोई होगा भी नहीं जो ये कह पाए उनको कि पिताजी बेचारे अब वो अस्वस्थ रहते हैं, ये है। और सबसे तो उन्होंने झगड़ा कर रखा है जो बड़े बुजुर्ग थे घर वाले। तो पार्टी में ये जो कल्चर हो जाता है ना चाटुकारिता का, ये सब में ही बीमारी होती है। जो पावर में आते हैं तो चाटुकार बहुत पैदा हो जाते हैं। तो इनके साथ भी यही हुआ कि बस वाह 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 वाह। तो उसका जब शौक, जब बीमारी लग जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। इसमें भी यही हुआ होगा, जब इन्होंने 400 कहा होगा तो इनको ये वाह वाह करने वाले बहुत होंगे, हाँ भैया अब तो 400 ही। ये चीजें से इनको बचना चाहिए। और अभी भी वक्त है, कम से कम अपनी गलती स्वयं सुधार लें। कोई नहीं दूसरा बोल पाता है तो अपने आप कभी अपने गिरेबान में झांक के तो देखिए। इस तरीके की इम्प्रैक्टिकल बात बोलने से अपना हल्कापन दिखता है, कमजोरी दिखती है, इससे ताकत नहीं दिखती है। बिल्कुल, इस तरह के बयान आपकी कमजोरी ही दिखाते हैं, आपकी ताकत, आपका आत्मविश्वास नहीं दिखाते। और कल जिसने भी ये बयान सुना, ये दावा अखिलेश यादव का सुना, उसको निश्चित तौर पर इससे उनके, अगर कोई भी विवेकशील व्यक्ति है तो वो उनके इस दावे से किसी भी तरह से सहमत नहीं हो सकता। ये बिल्कुल एक सही बात है। पांडे जी, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हैं, और समाजवादी पार्टी, क्या आपको लगता है कि ऐसे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में जिनको समाजवादी पार्टी अगर उठाए तो एक बड़े चुनौती के तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सकती है? लेकिन बीजेपी को कमजोर आंकने की जो एक तरह की अखिलेश यादव की जो आदत सी बन गई है, उस आदत के चलते वो मुद्दों को नहीं उठा पा रही। क्या आपको लगता है कि ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जिनको समाजवादी पार्टी अगर अभी भी उठा ले तो वो एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल गवर्नमेंट चलाई है, तो अगर आप शुरू से ही देखिए तो उन्होंने इतने बड़े बड़े उद्योगों के लिए, उद्योग लगाने के बड़े बड़े पूंजीपतियों को बुलाया और इतना पैसा खर्च किया। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था अखिलेश के सामने। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि भाई करोड़ों रुपए आपने खर्च किया इन लोगों को स्वागत करने के लिए, और कहाँ कहाँ इंडस्ट्री लगी और कहाँ कहाँ अगर इंडस्ट्री नहीं लगी तो आप बताए ना कि कहाँ कहाँ इंडस्ट्री लगना। आपने किया क्या इस प्रदेश में 5 साल में विकास? कागजी विकास में आपने जहाँ गए, देखिए विकास के मुद्दे पर बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, विकास, हम तो बार बार साथ और विकास बीजेपी का एजेंडा है ना। ये उनके चुनाव में चाहे मोदी जी का हो, चाहे अखिलेश जी का हो, ये योगी जी का हो, साथ और विकास। तो जब हम ये नहीं करें कोई नया मुद्दा आप निकालें, अगर साथ और विकास को ही हमला करिए ना, कि उनके साथ में देखिए आपने कितने लोगों को साथ लिया। सारे साथ में हालत ये था कि आपने प्रदेश में एक तरह से हेटेड की भावना फैला दी। इसमें प्रदेश में जितना हेटेड है आपस में, मेरे समाज में हेटेड है, चाहे रीजन जो भी हो, आप कम्युनल रीजन हो, कास्ट रीजन हो, जो भी हो, ये इसे मतलब पब्लिक को नहीं। अगर गवर्नेंस के नाते उस हेटेड को गवर्नेंस नहीं रोक पाते तो रिस्पॉन्सिबल तो गवर्नमेंट है ना, रीजन जो भी हो। तो उस हेटेड को आप मुद्दा बनाते जो कि सबका साथ कर रहे हैं। और विकास के मामले में तो आपके पास सब डॉक्यूमेंटेड है। आप कहिए कि इन्होंने इतने इतने अरबों के, उस समय तो अरबों का लग रहा था कि 5 साल में कोई अरबों की, ट्रिलियन इकोनॉमी देश की, खरबों का लग रहा था। खरबों का आ गया, तो कहाँ गया वो खरब के रूप में? तो ये भी मुद्दा बना। सबसे बात देखिए, कोरोना पीरियड जो है, जिस तरह से गवर्नमेंट कोरोना में, हम इस काले के सेकेंड वेव में नहीं, पहली वेव से लीजिए, पहली वेव से जो मजदूर जो उत्तर प्रदेश में आए, इन्होंने उन मजदूरों को अगर गांव पहुंचाने का काम शुरू से कर दिया होता, ट्रेन शुरू से पहले हफ्ते अगर चलवा दी होती इसके लिए। देखिए, चाइना में वुहान सिटी को उन्होंने इवैक्यूएट कराया, सब लोगों को बाहर किया, लेकिन 1 हफ्ते की नोटिस दी। भारत में बिना नोटिस दिए ऑल ऑफ सडन इतने बड़े देश में
एक पूरे देश में, वहां तो केवल वहां सिटी में हुआ था, पूरे देश में आपने एकदम से खड़ा कर दिया कि नहीं, जो जहां हो वहीं खड़ा हो जाए। यहाँ तक कि अगर ट्रेन का रास्ते में है तो अगले स्टेशन पर खड़ी हो गई, रात के 12 बजे लोग स्टेशन पर उतरे और पैदल पैदल लोग खोजते ही निकले कि किधर शहर मिल जाए, कोई गांव मिल जाए, उधर चले जाए। उससे लोग जो पीड़ित हुआ, इस तरह से लोग मरे। उसके बाद जो थोड़ा बहुत राहत, उसके बाद आपने उनको री एम्प्लॉयमेंट मिला कि नहीं मिला, वापस गए, रिहेबिलिट हुए कि नहीं हुए, ये आप भूल गए, उसको कहीं चर्चा भी नहीं करते। उसके बाद सेकेंड फेज आ गया। सेकेंड फेज में अब आप एक ही चीज कहते हैं कि हमने राशन मुफ्त में बंटवाया। आप ये राशन मुफ्त नहीं बंटवाएंगे, सरप्लस इस देश में इतना ज्यादा सरप्लस है कि एक 3 महीना नहीं, आप पूरे 5 साल तक लोगों को राशन दे सकते हैं। क्योंकि कोरोना में पता नहीं क्या हुआ, ईश्वर ने एक चीज बहुत अच्छा किया कि कृषि उत्पादन 1.5 गुना बढ़ गया। जो हमारी कृषि का उत्पादन था इस कोरोना में, पिछली फसल 3 फसल लगातार अच्छी होती जा रही। क्यों? ये अच्छा पर्यावरण मिला, बारिश अच्छा हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। 3 फसलें हमारी कृषि की इतनी अच्छी हुई कि हमारे पास राशन का भी गेहूं अनाज बहुत सरप्लस है। तो अब उस अनाज सरप्लस को आपको रखने की जगह नहीं है, तो आप उसको बंटवारा, बस एक ही काम कर रहे हैं कि हमने राशन मुफ्त में बांटा। तो अभी राशन के नाम बिल्कुल। पर जो बात आपने कही है, मैं अमित जी आपसे समझना चाहूँगा। जो एक वाकई में 2-3 बड़े जो सम्मेलन किए गए थे उत्तर प्रदेश में और काफ़ी भव्यता के साथ किए गए थे, बहुत ही बड़े बड़े उद्योगपति भी उनमें आए थे और बड़े बड़े दावे उसमें किए गए थे। उन दावों की ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई में ये आपके लिए एक बड़ा प्रश्न नहीं बनता है? मैं बताना चाहूंगा कि नोएडा में बहुत लगभग 40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लांट, मेगा प्लांट लगने की प्रक्रिया शुरू हुई है। लगभग 70% इन प्रोजेक्ट को क्लियरेंस भी मिल गया है। और अभी सैमसंग ने एशिया का सबसे बड़ा एक मेगा प्लांट जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, उसने लगाया है लगभग 4,915 करोड़ का। कि ये अपने आप में एक बड़ा ही इनक्रेडिबल है कि यूपी जहाँ की निवेश के लिए नहीं जाना जाता था, किसी भी तरह का कोई निवेश लगभग 15 सालों में नहीं हुआ, अब वो परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं, जिसमें निश्चित तौर पर जो ये समिट्स हुई उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। और उसके पीछे जो कानून व्यवस्था में सुधार है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ पिछले 4-5 वर्षों में, उसका भी असर दिखाई देने लगा है। नोएडा में ही अब मैं आपको और बताना चाहूंगा कि लगभग 2500 करोड़ का एक डेटा सेंटर भी अभी पारित हो गया है और बनने की प्रक्रिया चल रही है। भूमि अधिग्रहण वगैरह की तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं वो भी सारी खत्म कर दी गई हैं। 1800 करोड़ का एक सॉफ्टवेयर पार्क जो कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिका की बड़ी कंपनी ने स्टैब्लिश करने का काम शुरू किया है। और इसी तरीके से लगभग 500 फैक्ट्रीज और लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंश्योर हो चुका है, लगभग 70%। तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा असर हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ा है। आज इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश शायद दूसरे नंबर पर आता है कि जहां पर लोग, अभी एक सर्वे भी आया था इजी डूइंग बिजनेस की, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी बहुत अच्छी हो गई है पहले की अपेक्षा। तो इस तरीके से हमने जो वादे किए या जिस तरह की हमारी 5 साल की सरकार रही है, इसमें उत्तर प्रदेश ने एक बहुत बड़ा अवसर बनाया है कि बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करने आ रही हैं और धीरे धीरे इस परिस्थिति में बदलाव आएगा और एक लंबा एक असर भारतीय राजनीति और उत्तर प्रदेश की खासकर राजनीति में दिखाई देगा जब रोजगार की बात होगी या आर्थिक विकास की बात होगी। आज जीडीपी में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ जो अभी पांडे जी भी कह रहे थे, सबका साथ सबका विकास। देखिए, पार्टी अपने इस मूल विचार को कभी छोड़ नहीं सकती। पिछले 5 सालों में अगर उठाकर देखें, लगभग 4-4.5 साल का जो दरमियान रहा है सरकार का, उसमें एक भी दंगल नहीं हुए, किसी भी तरीके का भेद, कोई भी योजना आई तो कोई योजना ये सोचकर नहीं आई कि किसी समाज विशेष को लाभ पहुंचाने वाली है, बल्कि सर्व समाज का कैसे विकास हो, सर्व समाज को कैसे उसका इम्पैक्ट, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे अन्य सप्रेशन की बात हो, इस पर सरकार ने खुलकर काम किया। आज लव जिहाद में जिस तरीके से वाली बच्चियों को कन्वर्ट किया जा रहा, मतांतरण हो रहा, उसको भी उसका भी कानून बनाया गया। की कहने का जो बात है, उपलब्धियों की जो आपकी सूची है वो निश्चित तौर पर बहुत लंबी है और हर सत्तारूढ़ पार्टी जब सत्ता में होती है तो उसकी सूचियां इतनी लंबी होती है। हमने बहुत वक्त से ये चीज खासतौर पर उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा है।
लेकिन मूल सवाल वही है। शरद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हाँ, मायावती की सरकार थी, मायावती ने भी बहुत बड़ा दावा किया था उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश लाने के लिए, बाहर का पूंजी निवेश। वो तो मुंबई भी गई थी और 80,000 करोड़, 70,000 करोड़, इस तरह की बातें उनके वक्त में हुई थी। फिर अखिलेश की सरकार आई, उसमें भी उसी भव्यता से इस तरह के कार्यक्रम हुए और दावे उससे भी बड़े किए गए। दिल्ली के भी बड़े बड़े होटलों में इस तरह की बैठकें हुई और दावे हुए कि इतने हजार, 80,000, 90,000, 1 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में आएगा। और वही सिलसिला योगी सरकार के आने के बाद भी हुआ, बल्कि भव्यता और बढ़ गई और कार्यक्रम लखनऊ में हुए, राजधानी में हुए और बहुत एक तरह से जैसे जो मीडिया इवेंट होता है उस तरह का इवेंट के तौर पर उनको प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुति बहुत आकर्षक थी। मैं इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता कि उसके बाद निवेश नहीं आया, छिटपुट निवेश आया। उसकी वजहें शायद जो कोरोना है वो भी एक बड़ी वजह रही, क्योंकि विदेशों से, खासतौर पर चीन से बहुत सारी कंपनियां वापस अपना काम धाम समेटने लगी और उनको उत्तर प्रदेश या भारत ज़्यादा अनुकूल लगा। और उत्तर प्रदेश में भी अगर हम कहें तो नोएडा, जो पहले से ही विकसित है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास इस तरह की इकाइयां आई। लेकिन जैसे डिफेंस कॉरिडोर की बात थी, बहुत बड़ा उसमें दावा किया गया था। आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल एक तरह के सफेद झूठ हैं, इस तरह के दावे और लोगों को बरगलाने की एक ऐसी कोशिश है जिसमें एक तरह से जो ये दावा करने वाला व्यक्ति है वो खुद बेनकाब होता है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल। देखिए, कोई भी चीज झूठ पे आधारित हो तो वो एक्सपोज तो होती है, और जब एक्सपोज होती है तो पब्लिक को उससे घृणा हो जाती है। ये तो मुझे लेकिन समझ में नहीं आता, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब उसी का सहारा लेते हैं। ये पता नहीं क्यों राजनीतिक पार्टियां, खास तौर से जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसमें ही ज्यादा होती है टेंडेंसी। वो सोचता है कि सबकी आंख में पट्टी पड़ी है, धूल झोंक दो, जो कहेंगे वो मानेंगे लोग। ये पता नहीं क्यों टेंडेंसी है। और हम काफी समय से देख रहे हैं कि मायावती आई थी तो उन्होंने भी बड़े लंबे लंबे वादे करे, दावे करे, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं देखा। अखिलेश यादव ने, और स्पेशली जब पावर के बाहर भी जाने के बाद भी नहीं होश आता है कि भाई देखो हमने गलत बात बोली थी, उसी वजह से हम बाहर हो गए, तो कम से कम अब तो सच बोलो। ये बड़ी समस्या है। और ये भाजपा के साथ तो ये इतना ज्यादा हो रहा है इस योगी सरकार में कि यहां तक इन्होंने कर दिया कि बहुत सारी चीजें जो अखिलेश यादव के टाइम की थी, अरे आप उनको मत एक्नॉलेज करिए, लेकिन आप ये कह दें कि वो हमने किया। वो आज ही एक बड़ा वो चल रहा था विज्ञापन कि 1090 के बारे में, और सरकार बिल्कुल उसमें सरकार इस तरह प्रोजेक्ट कर रही थी कि उन्होंने स्टार्ट किया है महिला सुरक्षा, महिला शक्ति, ये जो मिशन शक्ति जो है उसका, फिर उसमें बड़ा जोर दिया गया उस पर। और फिर वो एक और कोई नंबर है जिसको जो नया कर दिया, एम्बुलेंस का नंबर बदल दिया। अब खाली नामकरण करके आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि जो है ये हमने, आप कहिए कि हम ये कर रहे हैं इसको, लेकिन ये प्रोजेक्ट करना और लेकिन अफसोस इस बात का है कि अखिलेश यादव भी, जैसे पांडे जी ने कहा, बजाय ये हाईलाइट करने के लिए कि भाई हमने ये कर दिया, हमने किया था ये, वो अपना 400 सीटों पर चिपक गए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पॉलिटिकल पार्टीज सीखते नहीं है अपनी। एक अंग्रेजी में कहावत है, वाइज मैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, फूल्स फ्रॉम देयर ओन। लेकिन यहाँ तो लगता है कि ना दूसरे के तजुर्बे से सीखते हैं, ना अपने तजुर्बे से सीखते हैं, और झूठ पे झूठ जो है। और सोचते हैं अभी तो चुनाव है, वादा कर दो, चुनाव है, कुछ भी कह दो, सब पब्लिक मानेगी जो हम कह रहे हैं। ये इस मुगालते में क्यों रहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे समझ में नहीं आता। स्पेशली वो पार्टीज जिन्होंने सत्ता भी देखी है, सत्ता का सुख भोगा है, सत्ता से बाहर भी निकले हैं, तो कम से कम जब सत्ता में आने के बाद जब बाहर होता है आदमी तो कुछ सीखता है। लेकिन हमें लगता है कि ये दुर्भाग्य है, और ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, वो बाहर रहने के बाद जो है भी सोचते हैं कि अभी भी चल जाएगा झूठ, जबकि देख चुके हैं कि हमने अगर झूठ बोला तो हमारा क्या नतीजा हुआ। लेकिन बस नशा है, पावर का नशा है, सत्ता का नशा है। वस्तु स्थिति को न समझना मेरे ख्याल से राजनीति की बहुत बड़ी भूल है। और
समाजवादी पार्टी तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो भूल है वो लगातार कर रही है। समाजवादी पार्टी में ही कुछ समय पहले तक बहुत सक्रिय रहे और अब एक तरह से हाशिए पर धकेल दिए गए एक वरिष्ठ नेता से अभी मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि देखिए, अगर अखिलेश यादव आज की तारीख में ये दावा कर रहे हैं कि हमने ये काम, ये योजना तो हमारी शुरू की हुई थी, इसको आज इन्होंने पूरा किया है और ये कह रहे हैं कि हमने किया, तो ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। तो उनका कहना था कि अखिलेश यादव को इस बात की शर्म आनी चाहिए कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद जो काम वो कह रहे हैं हमने शुरू किया था और 5 साल उनकी सत्ता रही और 4 साल बीजेपी की सत्ता, यानी कि 9 साल बाद अगर वो काम पूरा हो रहा है, तो ये तो अखिलेश यादव को खुद पर शर्म करनी चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने इतनी खराब योजना बनाई थी कि उसको पूरा होने में 9 साल, 8 साल या 7 साल लगे हैं, और वो इसको अपनी उपलब्धि के तौर पर अगर प्रचारित कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो भी एक भूल है। और मुझे लगता है कि भूल तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव ये बचपना कर रहे हैं कि वो 400 सीट लाकर दिखाएंगे और जनता ने ये मन बना लिया कि उनको 400 सीटें मिलेंगी, तो मुझे लगता है बीजेपी भी बहुत इस तरह की भूल कर रही है, बहुत इस तरह की गलतियां कर रही है, जिससे कम से कम जनता के जो हकीकत है और जो दावा है, जो वो है, उसके बीच में अगर झूठ का आवरण बहुत मोटा होगा तो जनता उसको बहुत आसानी से भांप लेगी। ये आवरण अगर बहुत पतला हो, यानी कि झूठ हो भी दाल में नमक बराबर हो तो शायद चल जाएगा, लेकिन अगर दाल कम और पूरा नमक ही नमक पतीली में होगा तो जनता उसको भांप जाएगी। और निश्चित तौर पर बीजेपी को इस बात को समझना चाहिए। बीजेपी समझेगी, अखिलेश यादव भी समझे शायद, और बाकी के राजनीतिक दल भी समझे। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर विराम दे रहे हैं, यहीं पर खत्म कर रहे हैं। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब ने अपना वक्त हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया। हम अपने दर्शकों का भी आह्वान करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमको भेजें, हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अपने जो विचार हैं, अपने जो सुझाव है वो हमको लगातार भेजें, ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें और द फ्री प्रेस के जरिए स्वस्थ और निष्पक्ष पत्रकारिता को जो आगे बढ़ाने का काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो सफल हो सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।